सीरियसली लेते तो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते। मैं पूरी बातों पे जाऊंगा तो शाम हो जाएगी। मैं सिर्फ 10 ऐसे वादे जो इन्होंने जनता से किए, राजस्थान की जनता से किए, वो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों से या किसी अन्य से इसके जवाब ज़रूर दिलवाएं जो बात मैंने आज मीडिया के समक्ष रखी है। सबसे पहला वादा, क्योंकि इनके हेड हैं, उन्होंने तो कहा था कि मैं किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, लेकिन आपके घोषणा पत्र के भी पेज नंबर 9 पे ये कहा कि हम किसान सम्मान निधि 12,000 रुपये करेंगे। उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि हम इसको चरणबद्ध तरीके से करेंगे, तो कभी 1,000 रुपये, कभी 500 रुपये ये सरकार बढ़ा रही है, और आज भी मात्र 9,000 रुपये, वो भी इसी वर्ष से 9,000 तक ये पहुँचे हैं। तो ये वादा इनका पूरा नहीं हुआ है, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा। दूसरा वादा, जल जीवन मिशन, घोषणा पत्र के पेज नंबर 15, जिसमें आपने कहा था कि वर्ष 2025 तक, अब 25 में 14 ही दिन बचे हैं, 2025 तक सभी घरों में हम पानी उपलब्ध कराएंगे। मैं इनकी वर्तमान स्थिति आपको बताता हूं। इन्होंने दिसंबर 25 तक 34 लाख घरों के कनेक्शन होने बाकी हैं। इन्होंने 24-25 में 25 लाख कनेक्शन का वादा किया था, 9,44,000 इन्होंने कनेक्शन दिए। 25-26 के बजट में भी 20 लाख कनेक्शन का वादा था, और 8 महीने इस वित्त वर्ष के बीतने के बाद भी 1,66,000 ही मात्र कनेक्शन इन लोगों ने दिए हैं। तीसरा वादा, फसलों की एमएसपी पे खरीद। इन्होंने वादा किया था पेज नंबर 20 घोषणा पत्र का कि मूंग और उड़द की एमएसपी की खरीद का लक्ष्य दुगना करेंगे और मूंगफली की एमएसपी पे खरीद करेंगे। तो वर्तमान स्थिति ये है कि लक्ष्य दुगना करना तो दूर की बात हो गई, लोगों को टोकन तक नहीं मिल पा रहे हैं। खरीद के दौरान बीकानेर और जोधपुर संभागों के किसानों ने धरने दिए हैं। इसी प्रकार लोगों की फर्जी गिरदावरी की शिकायतें किसानों ने दर्ज कराई हैं। गेहूं को 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया था, वो वादा भी इनका आज तक अधूरा है। बाजरे को एमएसपी पे खरीदने का वादा किया था, वो वादा भी इनका अधूरा है। और हालत यह है कि किसान को डीएपी, यूरिया लेने के लिए भी लाइनों में लगने पड़ रहे हैं। अभी तो आधार कार्ड की भी आपने देखी होगी, एक बहुत लंबी लाइन अखबार के अंदर छपी थी कि लोग नंबर लगाने के लिए आधार कार्ड रख के इंतजार कर रहे हैं। न किसान को बीज दे पा रहे हैं, न किसान को खाद दे पा रहे हैं। किरोड़ी लाल जी ने छापे भी मारे। मैं पूछना चाहता हूं, विधानसभा में पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूं, उन्होंने जितनी फैक्ट्रियों पे छापे मारे उनमें कितने लोग आज अरेस्ट हुए हैं, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? विधानसभा में तो जवाब था कि एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। और ऐसा लगता है कि मंत्री जी छापा मारते हैं, मुख्यमंत्री जी उनको छुड़वा देते हैं। तो आज तक कोई इसके अंदर बंद नहीं हुआ। न किसान को पानी मिला, न पूरी बिजली मिल रही है। और तो बात छोड़ दीजिए,
भरतपुर तक के किसानों को बिजली के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। ये इस सरकार की हकीकत है। दिन में बिजली देने का सपना दिखाया था, इस ठंड में भी किसानों को रात के अंदर बिजली दी जा रही है। चौथा, पेज नंबर 12, पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भेदभाव नहीं हो। वर्तमान स्थिति ये है कि तबादला उद्योग बन चुका है, मन मर्जी से ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है। चाहे शिक्षक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आरएएस हो, और इनके चीफ सेक्रेटरी तो खुद ही तबादला करा के चले गए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम का भी तबादला कर दिया गया, जो कि अपने आप में इतिहास बन गया है राजस्थान के अंदर। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम और सीएस दोनों का ही तबादला हो जाए। 8 लाख कर्मचारी आज भी तबादला नीति का इंतजार कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। 5वां इनका वादा था, सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपये देंगे। अब ये लोग 1200 की जगह 600 रुपये दे रहे हैं, और 600 रुपये भी सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी और बीपीएल, सिर्फ इन्हीं को दे रहे हैं। इसके अंदर भी ओबीसी को, जनरल कास्ट को और ईडब्ल्यूएस को, इनके बच्चों को इस योजना से बाहर कर दिया गया है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। इसी प्रकार से पशु बीमा की बात की थी कि दुधारू और अन्य पशुओं के लिए मुफ्त बीमा देंगे। हमारी सरकार में 80 लाख पशु जो है पंजीकृत थे, और इस सरकार के अंदर मात्र 20 लाख पशुओं का बीमा हुआ है। ये हकीकत है इनके वादे की। इसी प्रकार से 7वां वादा था इनका कि शिक्षा विभाग में 1 साल के अंदर, पहले वर्ष के अंदर सभी रिक्त पद भर दिए जाएंगे। तो अभी तक तो कोई भरे नहीं है, छोटी मोटी कोई भर्ती हुई है। 1.25 लाख से अधिक पद आज भी शिक्षा विभाग के अंदर खाली हैं। 8वां इनका वादा था कि प्रत्येक संभाग के अंदर आईआईटी और एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोलने का वादा इन लोगों के द्वारा किया गया था, जिनकी वर्तमान स्थिति ये है कि जो पुराने संस्थान थे, मात्र उनका नाम बदलने का काम किया है। एक भी संस्थान इन लोगों के द्वारा नहीं खोला गया है। 9वां इनका वादा है कि जमीन नीलामी पर रोक, किसानों की जो जमीन नीलामी रोकने के लिए नीति बनाएंगे और नीलाम हुई ज़मीन का उचित मुआवजा दिलाएंगे। वादा इन लोगों ने किया था, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे समय में कृषि ऋण राहत अधिनियम बना था, आयोग बनाया गया था, उसका भी इस्तेमाल ये लोग नहीं कर रहे हैं और न ही उसको संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, और इन 2 वर्षों में कोई भी काम इनके द्वारा नहीं किया गया है। इसी प्रकार से इनका वादा था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें, यानी कि उस पर जो वैट लग रहा है, उसकी समीक्षा करके गुजरात और हरियाणा के समान करेंगे। तो ये वादा भी आपका पेंडिंग है। ये 10 बड़े वादे हैं। वादे तो दुनिया भर के हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन ये 10 ऐसे वादे हैं जिनका जवाब मैं चाहता हूं ये सरकार दे। इसी प्रकार से मैं राजस्थान पे जो कर्ज हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि 2 साल में जो कर्ज बढ़ा है वो 1.55 लाख करोड़ की बढ़ोतरी इस कर्जे में हुई है, और 25-26 तक ये कर्ज जो है बढ़कर 7.26 लाख करोड़ हो जाएगा। आज की तारीख में हर एक राजस्थानी पर
1 लाख का कर्जा हो गया है ये सरकार आने के बाद में। इसी प्रकार से अक्टूबर से दिसंबर 2025 की जो तिमाही है, इसके लिए राजस्थान सरकार लगभग 14,455 करोड़ रुपए बाजार से उठाना चाहती है। और इससे पहले भी अक्टूबर 25 में भी सरकार ने इसी प्रकार बॉन्ड नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा उठाया था। उस समय ब्याज दरें 7.23% से 7.57% के बीच में रही थी। इसी प्रकार से बजट घोषणाएं जो 2 बजट के अंदर इन लोगों ने की हैं, उन पे मैं छोटा सा आपको बताना चाहूँगा। 2 बजट में 2717 इन्होंने बजट घोषणाएं की हैं। उसमें से जो पूरी हुई हैं वो मात्र 754 हैं, जो कि 27.75% है। जो घोषणा शुरू हुई, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है इसका सरकार को भी नहीं पता, ऐसी 1256 है, यानी कि 46.23%। और जो पेंडिंग घोषणाएं हैं वो 707 हैं, यानी 26.02%, जिन पे अभी कुछ नहीं हुआ है। जैसी थी वैसी की वैसी पड़ी हैं। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इनको कहना चाहूँगा। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था की हम बात करें तो कानून व्यवस्था पे रामकेश जी आपसे अपनी बात रखेंगे। एजुकेशन की मैं बात करना चाहूँगा कि 23-24 में राजस्थान के अंदर 1.67 करोड़ छात्र थे, जो 24-25 में घटकर 1.62 करोड़ रह गए, यानी 5 लाख से ज़्यादा छात्रों में कमी आई है। 14,000 जो है कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर कमी आई है, ये बात मैं कहना चाहूँगा। 4 लाख नौकरी देने का वादा किया था, 95,000 नौकरी दी गई हैं। वो भी हमारे समय की जो ज़्यादातर नौकरी थी प्रोसेस में थी वो दी हैं। अभी प्रक्रियाधीन 1,53,000 ये बता रहे हैं। उसमें भी अधिकतम जो है 4th क्लास या सफाई कर्मचारियों की हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2 साल में इनकी सरकार बनने के बाद में कितने विज्ञापन आपने जारी किए और कितने नियुक्ति पत्र उनमें से आपने दिए, उनकी सूची भी जरा बता दें जनता को, तो पता चल जाए कि आपने कितनी नियुक्तियां दी हैं। ये मेरा इनसे पूछना है। निवेश पे मैं पूछना चाहूँगा, ये एमओयू हुए हैं 35 लाख करोड़ के, उनमें से ये कह रहे हैं कि हमने जमीन पे 8 लाख करोड़ के एमओयू उतार दिए हैं। तो मैं आप साथियों से पूछना चाहता हूं, 8 लाख करोड़ की आपके पास किसी के पास कोई जानकारी हो तो आप ही बता दो। सरकार तो न तो हमारे क्वेश्चन का जवाब दे रही है, हमने जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं एमओयू को लेकर एक का भी जवाब नहीं दिया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूं लोकतंत्र के अंदर हमारे अधिकारों पे ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। हमें जवाब मिलना चाहिए। आरटीआई लगाते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता है। आपको भी चैलेंज है, पूरी मीडिया को भी, कि 8 लाख करोड़ के एमओयू इन्होंने किन से किए हैं और उनकी क्या स्थिति है जो ये कह रहे हैं पूरे कर दिए। तो जरा आप भी बता दो, ये बात मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, अभी प्रवासी दिवस मनाया गया, कितने प्रवासी इसके अंदर आए, विदेशों से कितने आए। आपने विदेशों के अंदर 24 चैप्टर बना रखे हैं, उनके अध्यक्ष बना रखे हैं, उसमें से कितने आए। जिन प्रवासियों को आपको अवार्ड देना था उनमें से कितने आए जो विशिष्ट अतिथि थे आपके प्रोग्राम के अंदर, उनके बारे में मैं जानकारी चाहूँगा। कितने वादे आपने प्रवासियों से लास्ट टाइम किए थे जो आपने पूरे कर दिए। मुझे तो बड़ी दिक्कत हुई जब यूएसए के अंदर मेरे से एक व्यक्ति ने कहा कि साहब आपके मुख्यमंत्री ने हमसे एक वादा किया था कि आपका ये प्रवासियों के लिए कोई काम था कि 15 दिन में हो जाएगा।
अभी 1.5 महीना हो चुका है, अभी तक तो ये काम हुआ नहीं है। मैंने उसको लेकर सीएम साहब को लेटर भी लिखा, टैग भी किया, मेरे पास तो आज तक जवाब नहीं आया है। ये स्थिति सरकार की है, तो कुछ कर नहीं सकते तो झूठ तो कम से कम नहीं बोले, ये बात मैं कहना चाहूँगा। इसी प्रकार से सरकार दावे कर रही है कि हमने 20 करोड़ पौधे लगाए हैं, तो इसकी कोई ऑडिट है, कहाँ लगाए हैं? इसकी ऑडिट कराएं और बताएं कि 20 करोड़ पौधे कहाँ पे लगे हैं, तो जनता को पता तो चले। इसी प्रकार से नो एक्सप्रेस हाईवे की घोषणा हुई थी इससे पिछले बजट के अंदर। इन 2 साल में उसकी क्या स्थिति है, कोई बता सकता है? उनमें से 9 में से मात्र 2 एक्सप्रेस हाईवे की डीपीआर बनी है, इसके अलावा कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। तो ये कब ये मंजूर होंगे, कब इनके काम शुरू होंगे, कुछ बता दें। दूसरा, जिलों को हमारे रामकेश जी बताएंगे। दूसरा, राजीव गांधी ओलंपिक खेल हमने कराए थे, लगभग 30 लाख रजिस्ट्रेशन आते थे और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक गेम हुए। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सब लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया। और अब हालत ये हो गई कि रेस के अंदर सिंगल ही खिलाड़ी दौड़ रहा है तो वो तो फर्स्ट आना ही आना है। ये हालत इस सरकार ने कर दी है। हमने प्रशासन, गांव के संग और शहरों के संग अभियान चलाया। 30 लाख पट्टे दिए थे हमने, 30 लाख से अधिक, और ये 1 लाख भी पट्टे नहीं दे पाए। 1 लाख किसको कहते हैं, वो उतने पट्टे भी नहीं दे पाए। इसी प्रकार से रिफाइनरी, जो कि हमारी कांग्रेस सरकार ने मंजूर की थी, उसको 14 से 18 तक इस सरकार ने रोक के रखा, सिर्फ रिव्यू के नाम पे। और इस प्रोजेक्ट की लागत जो 2013 के अंदर लगभग 37,000 करोड़ रुपए थी, वो बीजेपी की सुस्ती की वजह से 79,459 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसमें राजस्थान की जनता का 40,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। और सरकार को भी 26% का जबरन इसके अंदर पार्टनर और बना दिया इन लोगों ने। तो ये सीधा सीधा बोझ जो है राजस्थान की जनता पे पड़ा है। ये जो रिफाइनरी का काम है, ये 90% कांग्रेस समय में पूरा हो गया था। कोविड की महामारी के दौरान भी हमने इसको रुकने नहीं दिया। इसका शिलान्यास भी 2013 के अंदर हो चुका था। आपने इसका शिलान्यास दोबारा करवाया और 25-26 के बजट घोषणा संख्या 158 में आपने कहा था कि 15 रिफाइनरी अगस्त 2025 से उत्पादन शुरू कर देगी। अब आप कह रहे हो जनवरी 2026। तो क्या पहले बिना एस्टीमेट के आपने बता दिया था क्या कि अगस्त से हम कर देंगे? तो आपको ये आंकड़े कौन देता है, डाटा कौन देता है, जो आप विधानसभा के अंदर बोल जाते हैं और फिर वो पूर्ति नहीं होती है? विधानसभा में आप कोई बात रखें और वो बाद में असत्य साबित हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो अपने उन अधिकारियों पे कार्रवाई करिए। आप तो पहले अगस्त की जगह जनवरी कह देते, और अभी भी जनवरी आ जाए एक बार, फिर देखते हैं क्या स्थिति है सरकार की। इसी प्रकार कुछ दिन पहले अखबारों में आपने देखा था कि यहाँ एलिवेटेड सड़कें, जिनकी बजट के अंदर घोषणा हुई थी, और बाद में कह दिया कि इनकी फिजिबिलिटी नहीं है। यार, जयपुर के अंदर आप फिजिबिलिटी जिन सड़कों की नहीं है, उनकी बजट के अंदर घोषणा कैसे कर सकते हो आप? बजट घोषणा करने से पहले फिजिबिलिटी चेक नहीं की जाती क्या? या बजट घोषणा कोई कागजी घोषणाएं हैं? आप विधानसभा की गरिमा भी नहीं रख रहे हैं, ये बात मैं कहना चाहूँगा। कुछ समय पहले राजेंद्र राठौड़ जी ने बताया था कि राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। तो आर्थिक स्थिति की सच्चाई क्या है? अभी अक्टूबर तक के अनऑडिटेड फिगर्स
वो सामने आ गए हैं। 2025-26 के कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का लक्ष्य 54,359 करोड़ रुपए का था, लेकिन अभी तक केवल 15,397 करोड़ रुपए ही, यानी कि 28.33% ही खर्च कर पाए। इसका मतलब है कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और सड़कों का जो निर्माण है वो रुका हुआ है, ये हकीकत है। इसी प्रकार 24-25 पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 44,216 करोड़ रुपए रखा था, % कम, और आपका खर्चा केवल 38,288 करोड़ रुपए ही हुआ है। ये भी आपकी असफलता ही है। और केंद्र से जो मदद हमको मिलती है वो भी हमको पूरी नहीं मिल रही है, समय पे नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार से 39,193 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र से अभी तक 7,171 करोड़ ही मिले हैं, जो कि 18.30% हैं। तो यही डबल इंजन का फायदा है। इसी प्रकार से जो आपने एक नाटक देखा होगा, यहाँ नाटक हुआ था ERCP के नाम पे। ERCP चूंकि वसुंधरा जी का दिया हुआ नाम था, तो वसुंधरा जी का नाम पसंद नहीं था, तो ERCP को बदला और लास्ट में उसका नाम राम जल सेतु कर दिया। 2 मटकी मंगाई, पानी डाला गया, मोदी जी आए। इससे पहले भी मोदी जी जयपुर और अजमेर के अंदर 2 बार घोषणा कर चुके थे इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की, लेकिन अभी राज्यसभा के अंदर एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे। तो फिर राजस्थान की 13 जिलों की जनता से आपने क्यों झूठा वादा किया, क्यों इस जनता को गुमराह करने का काम किया, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसी प्रकार से जो वित्तीय अनुशासन जो आपका होना चाहिए था, रेवेन्यू डेफिसिट, वो 81.72% 7 महीनों में ही खत्म हो चुका है। बजट में अनुमान 31,324 करोड़ रुपए का था, लेकिन अक्टूबर तक ही घाटा 25,598 करोड़ रुपए पहुंच गया है। सरकार बाकी के महीने कैसे निकालेगी, तो ये सरकार ही जानती है। इसी प्रकार से विकास कार्यों के लिए जो पैसा खर्च किया है 15,397 करोड़ रुपए, उससे कहीं ज़्यादा, ये ज़रा आप गौर से आप देखिए इस चीज़ को, कि जो विकास कार्यों पे जितना पैसा खर्च किया है 15,397 करोड़ रुपए, उससे ज़्यादा 19,676 करोड़ रुपए ब्याज पे भरे हैं सरकार ने। यानी कि कर्ज लेकर घी पी रहे हैं ये लोग। ये स्थिति इस सरकार की है। जब इतना पैसा ब्याज में जाएगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा, ये स्थिति इनकी है। इसी प्रकार से जो सोशल सेक्टर है उसकी हालत सबसे ज़्यादा खराब है। बजट का मात्र 20% के आसपास पैसा इन्होंने गरीबों के लिए खर्च किया है। यानी बुजुर्ग, विकलांग, विधवा, इनकी पेंशन भी सरकार समय पर नहीं दे पा रही है। इसी प्रकार जो राजस्व का लक्ष्य जो है पूरा करना था इनको, इनका GST कलेक्शन जो बजट है वो अभी केवल 40% के आसपास ये पूरा कर पाए। दिसंबर आ गया है, 9 महीने पूरे हो चुके हैं। इसी प्रकार आपने कहा था कि स्टेट GDP में बढ़ोतरी होगी, तो स्टेट GDP में 24-25 में बजट वर्ष की तुलना में 65,695 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। पर आपने छिपाया था कि पिछले बजट में वादा किया था कि प्रदेश की GDP 2025 तक 17,81,000 करोड़ हो जाएगी। तो ये बात जनता के सामने आ चुकी है, परंतु अभी 17,04,000 करोड़ ही पहुंची है। 77,000 करोड़ रुपए अभी भी आप पीछे चल रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।
वो है अरावली के संबंध में। ये हम सब लोगों को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा कि केंद्र सरकार की ये सिफारिश हुई है कि अरावली की परिभाषा बदल दी जाए कि जो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां हैं वो अरावली में रहेंगी, उससे नीचे वाली अरावली में नहीं रहेंगी। केंद्र सरकार की सिफारिश पे सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी है। यह एक सीधा सीधा विनाश का परमिट है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अरावली की 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। और अब जो नियम बना है इस हिसाब से ये पहाड़ियां अब अरावली के अंदर नहीं आएंगी, और अरावली के अंदर नहीं आएंगी तो अब आप इनमें खनन की अनुमति देंगे, यानी कि पूरे जो हमारे पर्यावरण है उसको आप बिगाड़ने का काम करेंगे। आज भी जो हालत है देश की, दिल्ली की, एनसीआर की, मैं खुद अलवर से आता हूं, हमारा भिवाड़ी जो है विश्व के टॉप जो पोल्यूटेड सिटीज हैं उनके अंदर शामिल हो गया है। दिल्ली के हालात क्या हैं सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के चारों तरफ जो अरावली है, राजस्थान के अंदर जो अरावली है, उसको ये लोग खत्म करना चाहते हैं। ये जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि अरावली की जो 10 से 30 मीटर की छोटी पहाड़ियां हैं ये रेगिस्तान को रोकने का काम करती हैं, नहीं तो रेगिस्तान यहां तक बढ़ के आ जाएगा। ये केवल छोटी पहाड़ियां ही नहीं है, ये नेचुरल जल भंडार भी हैं। पानी इनके अंदर जाता है, वो रिश्ता हुआ नीचे भंडार होता है उसका, और धीरे 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 वाटर लेवल इससे ऊंचा आता है। तो जो पानी सोखने की संरचना है वो भी इसके अंदर खत्म हो जाएगी। और ये एक चोर दरवाजा जो है अपने खनन मित्रों को फायदा देने के लिए ये सरकार चला रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी और मैं इस निर्णय का विरोध करते हैं। राजस्थान की जनता भी इसका विरोध करती है, क्योंकि यहाँ 80-90% अरावली राजस्थान के अंदर आती है, और इसके खिलाफ जो भी हमको कानूनी रास्ते अपनाने पड़ेंगे वो भी हम अपनाएंगे, ये बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरा, आज दिल्ली के अंदर कोर्ट का जो फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं। सत्य की जीत हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। ये सरकार सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही थी। आज कोर्ट ने ईडी की जो चार्जशीट थी उसी को लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि न रुपए का लेन देन हुआ है न संपत्ति का लेन देन हुआ है, ये मामला बनता ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये एक और तथ्य देश के सामने आ गया कि ये सरकार विपक्षी दलों को ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई इनके सारे डराने धमकाने का काम करती है। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। सत्यमेव जयते। अब मैं चाहूँगा 2 मिनट रामकेश जी, 2 मिनट बोरा जी भी और 2 मिनट रफीक जी, फिर अपन क्वेश्चनों के। मैं केवल जो सरकार था शुरू में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का जो वादा किया था
और इससे पहले भी भाजपा लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के आक्रामक रही है। इस 2 साल के पीरियड में अगर समस्त तथ्यों को अगर देखा जाए तो पूरे राजस्थान में चारों तरफ सभी विभागों में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो चुकी है। एसीबी अगर कोई कार्रवाई करती है, ट्रैप की कार्रवाई करने के बाद में जब विभाग में और सरकार के सामने अभियोजन स्वीकृति का जब मुद्दा आता है तो पूरे राजस्थान में सारे विभागों में अभियोजन स्वीकृति के वो केसेस सारे के सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। सरकार के द्वारा जानबूझकर अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जाती है। ऐसा ही प्रकरण अभी तत्काल हमारे सामने आया है। 2023 में पकड़ी गई आरपीएस दिव्या मित्तल का केस देखिए। 16 करोड़ रुपए की दवाइयों का मामला था। 2 दिन पहले ही कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिली है। इसी तरीके का दूसरा मामला डॉक्टर मनीष अग्रवाल साहब का है, जिनके मामले में भी सरकार के द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं देने के कारण कोर्ट ने उनको बाहर कर दिया। कहा कोर्ट ने कि भाई ट्रायल नहीं चलेगा, सरकार अभियोजन स्वीकृति अगर नहीं देगी तो हमें जमानत देनी पड़ेगी। कोर्ट को मजबूर करने का काम ये सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार को पनपाने का काम ये सरकार कर रही है। एसीबी बड़ी मेहनत करके कोई केस बना करके सरकार के सामने पेश करती है। ऐसे में अभियोजन स्वीकृति नहीं दे करके अपरोक्ष रूप से सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। ये तथ्य पूरे राजस्थान की जनता के सामने आ चुका है और सरकार इस मामले में लीपापोती के अलावा कोई काम नहीं कर रही। इसी तरीके से सरकार बनते ही राजस्थान में जो कांग्रेस के समय जो जिले बने थे उन जिलों को खत्म करने का काम इस सरकार ने किया। कानून व्यवस्था का नाम लेकर के, धन की बर्बादी का नाम लेकर के जिलों को खत्म किया। लेकिन आज अगर हम उन आंकड़ों को देखते हैं तो जहां जहां भी इन्होंने जिले खत्म किए वहां पर में बेहताशा वृद्धि हुई है। मैं उदाहरण दे सकता हूं हमारे गंगापुर सिटी का। गंगापुर को राजनीतिक आधार पर जिले को खत्म किया। आज वहां पर हाहाकार मचा हुआ है, रोज गोलियां चल रही है, जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और पूरी तरीके से गुंडा माफिया बिल्कुल सरासर सड़कों पर उतर करके लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरे राजस्थान की चौपट हो चुकी है। सरकार खोखले वादे कर रही है और मुझे तो ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि इस 2 साल के अंदर जो भजन लाल जी बार बार चुनौती दे रहे हैं कि सामने आकर के बहस कर लीजिए। सरकार के 2 साल बेमिसाल की बात भजन लाल जी कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सरकार के ये 2 साल ये राजस्थान के बदहाल रहे हैं। राजस्थान में इस 2 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। एक भी काम सरकार गिना नहीं सकती। पूरे खोखले वादे जनता के सामने आ चुके हैं। ऐसे में पूरी राजस्थान की जनता हताश और निराश है। भाजपा में अंदरूनी झगड़े बेहताशा बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश हो रही है। जिन लोगों ने मेहनत करके और भाजपा को सत्ता में लाने का काम किया था उनको दरकिनार करके और पीछे बिठाने का काम वही लोग कर रहे हैं। आपस में खींचतान है। राजस्थान की जनता पूरी तरीके से इस सरकार से निराश और हताश है। धन्यवाद। सरकार ने बजट में कुछ भी नहीं करा और वो पोल पट्टी इस 9 महीने के अंदर ही सरकार की आपके सामने आ गई।
जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 55,000 करोड़ का इनको करना था वो 15,000 करोड़ होगा, और ये मैं लिख के आपको दावा कर सकता हूँ ये 20 से 22,000 करोड़ के ऊपर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट अपने आप बढ़ जाएगा। जो इनने बात करी थी कि जीएसटी बढ़ेगा 23% से और ट्रांसपोर्ट 16% से, इनकी माइंस के अलावा जितने रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं सब में डेफिसिट रहेगा, 10 से 15% का सब में डेफिसिट। यार मैं खुले इस मंच से आप चुनौती देता हूं चीफ मिनिस्टर को, जब चाहें जिस मंच पे चाहें मेरे से बहस कर लें ऑन फाइनेंशियल सेक्टर। ये 2 साल के अंदर उनने इस राजस्थान प्रदेश का भट्टा बिठा दिया है, उनको पता ही नहीं कि राजस्थान में हो क्या रहा है। आपके पेमेंट्स जो ठेकेदारों के पेमेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी के पेमेंट्स हैं, वो हो ही नहीं रहे हैं। आपको एक चीज पता है, 2 साल से जब तक सरकार आई है इन्हें हमारी जो वाटर जेजेएम की जो ओएनएम स्कीम है वो बंद कर दी। आपकी सब स्कीमें बंद पड़ी हैं, एक स्कीम आपकी चालू नहीं है, क्योंकि उसका ओएनएम का पैसा कौन देगा वो सरकार अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाई है कि ओएनएम का पैसा कौन देगा। इसी तरह से आप देखो जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं राजस्थान में, मेडिकल कॉलेजेस खोलना आसान है, उनमें टीचर्स देना इतना दिक्कत का काम है। जब जब इनका मेडिकल एमसीआई का इंस्पेक्शन होता है, जयपुर से डॉक्टर जाते हैं, तीसरे दिन डॉक्टर जयपुर से वापस बैक टू पवेलियन आ जाते हैं। क्या होगा, बच्चे किस पर पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे बच्चे पढ़ रहे हैं। आज आखिर यदि हम ऐसे डॉक्टर्स बनाएंगे तो हमारा हेल्थ का भविष्य किस तरह से रहेगा। और इधर हमारे मुख्यमंत्री क्या बात कर रहे हैं, हम मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं। अरे मेडिकल टूरिज्म की बात तो तब करो जब आप बच्चों का भविष्य सुधार लो। आज धौलपुर मेडिकल कॉलेज में आपको दावे से कहता हूं टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम टाइम पर नहीं होते, उनके प्रैक्टिकल टाइम पर नहीं होते, वहाँ की जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल चरमरा गई हैं। ना वहाँ कोई सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। बच्चों की हालत इतनी दयनीय है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी बच्चों की हालत दयनीय है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये 2 साल जो हैं सरकार के, जो आज आपको बड़ा बड़ा ऐड दिया है, सरकार ऐड तो देगी, बड़ा बड़ा ऐड दिया है और उसमें उनने हमारे से कंपेयर करा है। तो ये झूठी बजट घोषणाओं में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। कंपैरिजन आप तब करो जब आपकी वो चीजें जमीन पर आ जाए। आपने स्कूटी बढ़ा दी, कितनी दे दी, स्कूटी दी नहीं है आपने, परचेज ही नहीं हुई है उतनी आपने स्कूटी कहां से बांट दी। जो आपकी घोषणाएं जमीन पर हैं, बजट घोषणाओं से तो कोई भी किसी चीज का कंपैरिजन कर सकता है। आपके पास पैसा नहीं है सामान खरीदने के लिए, आपकी जो पेमेंट पोजीशन है वो 90 से 150 दिन की आपकी 90 पेमेंट पोजीशन है। दर ठोकरे खा रहे हैं। हमारे 2024 के जो वो पेमेंट है वो भी आज तक नहीं हुए, इसलिए सब काम रुके हुए हैं पीडब्ल्यूडी में। राजाखेड़ा विधानसभा में 2024 के काम आज तक कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि पैसा नहीं है सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तो ये जो बातें हैं ना कि स्वर्णिम राजस्थान और ये कुछ भी नहीं हो रहा। और जो ये बात ये कर रहे हैं कि 35 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ के हमने एमओयू आपके सामने लाके जमीन पे रख दिए, उन एमओयू में से 80% एमओयू किसके हैं, सिर्फ सोलर एनर्जी के हैं, क्योंकि इनने 1 लाख बीघा जमीन जैसलमेर और बाड़मेर में सोलर वालों को दे दी। इनकी जितनी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उसमें सिर्फ जमीनों के धंधे के अलावा कोई धंधा नहीं होता। और उस सोलर पार्क्स में कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, 0। रेवेन्यू राजस्थान सरकार को 0। ऐसा आपको कोई प्रदेश बता दो जहां पर आप जमीन दे रहे हो और जमीन देने के बाद ना सरकार को कोई रेवेन्यू है, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, किसी भी चीज का नहीं है। और क्या हो रहा है, उस दोनों जिलों में एनवायरनमेंट की इतनी बुरी हालत हो जाएगी। एज पर कजरी जो स्टडी है उसमें 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वाटर का जो इवापोरेशन है वो इतना हाई हो जाएगा कि जैसलमेर बाड़मेर में अगले 3 साल के अंदर आपको पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। ये हालत है इस सरकार की, बिना सोचे समझे, बिना कुछ करे, क्योंकि बाहर से ऊपर से सिफारिशें आ जाती हैं। हम अपने यहाँ जमीनें बांट रहे हैं जिसमें ना हमारे को कोई रेवेन्यू है, ना हमारे को कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। किस चीज़ का काम कर रहे हैं हमारे को ये रोकना पड़ेगा। और जो जूली जी ने कहा, यदि अरावली को आप नहीं रोकोगे तो ईस्टर्न राजस्थान पूरा बर्बाद हो जाएगा।
पूरा एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाएगा। तो ना तो फसलें उगेंगी, ना पानी बरसेगा, ना कुछ होगा। तो क्या हम करना चाहते हैं? हम राजस्थान को क्या कंकाल प्रदेश करना चाहते हैं या राजस्थान को हरा प्रदेश करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? ये आपको, हमको, सबको सोचना पड़ेगा। और इस सरकार की जो कथनी और करनी में डिफरेंस है वो लोगों के सामने हमें उजागर करना पड़ेगा। नमस्ते साहब, थैंक यू। बोल रहे हैं, रुक तो सही, तो इन्हीं का नंबर है। जयपुर की बात कर लूँ, जयपुर का विधायक हूँ। थोड़ी सी जयपुर के अंदर अभी मुख्यमंत्री जी ने बात कही है और बहुत सारे काम गिनाए हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी योजनाएं हमने चालू की थी सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। और तो और मुख्यमंत्री जी का खुद का जो रास्ता है सेक्रेटरीट जाने का, उसका पुल 2 साल से नहीं बन पाया है। मुख्यमंत्री जी के खुद के जाने का पुल है, जो खुद अगर सचिवालय जाएंगे जिस रास्ते से, वो पुल 2 साल से बंद पड़ा है। एसएमएस में टावर बनना था, वो अधूरा पड़ा हुआ है। और मेट्रो का पहले बजट में वादा किया इन्होंने कि हम मेट्रो विद्याधर नगर से लेके सीतापुरा तक लेके जाएंगे। वो तो दूर, 1 साल 1.5 साल तक इन्होंने जो मेट्रो का काम हमने चालू कर दिया था वो 1.5 साल तक रोके रखा, और सिर्फ इस बात से रोके रखा कि रामगंज को स्टेशन नहीं बनने देना है। कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट में कमी नहीं है, किसी तरीके की त्रुटि नहीं है। और ऐसे तो राम की बात करते हैं, लेकिन राम के नाम पे जो स्टेशन था वो इन्होंने बंद कर दिया और आगे ले गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो। और जैसा अभी बोरा जी ने कहा, राइजिंग राजस्थान, अप्रवासी भारतीय सम्मेलन, राजस्थान योगा सम्मेलन, सब जमीनों को बेचने का गोरख धंधा है। जमीन जयपुर कलेक्ट्रेट रातों रात ट्रांसफर करती है रिको को, और ट्रांसफर करती है और विद इन अ वीक वो जमीन किसी एक धंधा सेठ को अलॉट हो जाती है। ये धंधा उसमें कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है। उनकी सोच रहे हैं जो बाहर रह रहे हैं। 8.5 करोड़ जनता, 8 करोड़ 35 लाख की जनता जो राजस्थान में रह रही है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। 2 साल में 5 काम नहीं बता सकते। राजस्थान, जयपुर के हम विधायक बहुत खुश हुए जब सरकार बनी कि साहब मुख्यमंत्री राजस्थान को जयपुर से आ गया। अब तो जयपुर से आ गया। भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा जी ने धौलपुर में काम कराया, मोहनलाल सुखाड़िया जी ने उदयपुर में काम कराया, गहलोत साहब ने जोधपुर में काम कराया। तो हमने देखा एक के साथ 2 फ्री मिले हैं, मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी जयपुर को मिले हैं। अप्रत्याशित काम होंगे, और काम होने की जगह तो दूर, 0/0 जो काम चल रहे थे हमारी सरकार में, वो तमाम काम बंद हो चुके हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि उन कामों की भी पूछो उनसे। 100 करोड़ रुपए गोविंद देव जी के मंदिर के कहाँ हैं जो हमारी बजट घोषणा में थे? आपने कहा हम करेंगे। 1 रुपए का काम नहीं हो रहा। 22 करोड़ रुपए का काम हमने पार्किंग के लिए सैंक्शन किया खोले के हनुमान जी के लिए, वो भी पूरा नहीं हो पाया है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत की बाउंड्री, जेके की बाउंड्री, एक सरकार की सबसे बड़ी योजना थी मनरेगा, उसका नाम बदल दिया, जी राम जी कर दिया। उसके अलावा उसमें पहले केंद्र 100% पैसा देती थी, अब 40% राज्यों से लेगा। जो केंद्र की ऐसे टुकड़ों वाली योजना है केंद्र और राज्य वाले, वो तो चल से थी। मैं कह रही इस योजना का क्या होगा और नाम बदलने को किस तरह से? देखिए, ये नाम बदलने का तो इनका एजेंडा बहुत पहले से चल रहा है। सबसे पहले तो ये एक बात दर्शाता है कि इनको गांधी जी के नाम से दिक्कत है। मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात करते हैं। बात तो करते हैं गांधी जी के आदर्शों की, पर सोच है गोडसे वाली। इसलिए ये इसका नाम भी बदल रहे हैं। भगवान श्री राम पे तो इससे बढ़ के एक और योजना हो सकती है, इससे बड़ी योजना हो सकती है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात जो आपने कही उसका जवाब देना चाहूँगा कि जो केंद्र सरकार पहले 90% पैसा देती थी, वो अब लगभग 50% ही देगी। और ये पहली ऐसी योजना नहीं है। ज़्यादातर योजनाएं पहले भी, ये जो घर घर नल ऐड जो मोदी जी के चल रहे हैं ना कि हर घर नल पहुंचाऊंगा, पहले 90% पैसा भारत सरकार देती थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो देते थे। लेकिन ये सरकार आते ही 90% से घटा के 45% केंद्र की
हिस्सेदारी कर दी, और वही हाल मनरेगा के अंदर ये लोग कर रहे हैं। उसके अंदर ये भी लेके आ रहे हैं कि जब फसल का टाइम होगा तो 2 महीने मजदूरों को काम नहीं दिया जाएगा। ये तय करने वाले कौन होते हैं कि मजदूर 12 महीने में 100 दिन कब काम करना चाहता है? ये तो उनके अधिकारों पे आप सीधा सीधा अतिक्रमण कर रहे हैं। मजदूर को जब मजदूरी मिलेगी वो काम करेगा। आप उसके अंदर उसके पेमेंट में भी आप चेंज करना चाह रहे हैं, दिखावे के लिए 125 दिन कर रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आज राजस्थान के अंदर अभी आप किसी भी चैनल पे लाइव चला के पूछ लेना जनता के व्यूज कि जनता को मनरेगा का काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जानबूझ के काम नहीं दिया जा रहा है, फार्म नंबर 6 नहीं भरवाया जाता है लोगों से, और यही हालत है कि 100 दिन का काम घटते 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 आज 23 दिन आ गया है। ये झूठ है इस सरकार का। और वैसे कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ये तो इस देश की जनता के साथ धोखा है। मनरेगा ने कोविड के अंदर जिस प्रकार से लोगों को संबल दिया, और आप समझ सकते हैं गांवों का पलायन रुका, शहरों का जो ओवरलोड था वो घटा, लोगों को गांव में काम मिलने लगा, गांव में रहने लगे। आपके पास शहरों की प्लानिंग है नहीं, गांव और छुड़वा दो लोगों का, फिर बेचारे रहेंगे झुकी झोपड़ियों के अंदर, फ्लाईओवर के नीचे। तो ये मजदूरों पे, किसानों पे बहुत बड़ा प्रहार केंद्र सरकार कर रही है, ये बात मैं कहना चाहूँगा। नाम कटने की बात सामने आ रही है। एफआईआर में 45 लाख लोगों के नाम कटने की बात सामने आ रही है और 16 लाख से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। इस तरह से आपको देख रहे हैं। देखिए, ईडी का तो खुलासा हो ही गया आज। एसआईआर भी मैं फिर कहना चाहता हूं, जब सरकार साल में 2 बार चुनाव आयोग मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण कराता है, तो ये कौन सा विशेष अभियान था? ये तो आपने रात रात भर काम कराया बीएलओ से, वो बेचारे सुसाइड कर गए। 30 से अधिक बीएलओ देश के अंदर, इतना वर्कलोड था। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी सोच क्या है। और अभी क्योंकि पब्लिक के पास सारी चीज़ें नहीं है, अभी आप जो ड्राफ्ट जारी कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्शन आएंगे। आपने 16 लाख नोटिस दिए, इसमें सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी का है तो मजदूरों का है, गरीबों का है, घुमंतु जातियों का है। उनको अपना वोट बचाना मुश्किल हो रहा है। कहने को आप कहते हैं कि हम जो है घुसपैठियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसमें कितने घुसपैठी पकड़े हैं बताओ जरा आप। बिहार में आपने कर लिया, कितने पकड़े? सिर्फ जनता को परेशान करने के अलावा कोई मतलब नहीं है। ये इन्होंने जो कराया है, इसके हम पूरी जो है हमारे बीएलए हर बूथ पे बने हैं, हम सारी सूचियों का रिव्यू भी कराएंगे और हमारा बीएलए हर बूथ पे अपना रिव्यू करेगा। देखिए, इसको लेके लगातार कांग्रेस अपनी बात उठा रही है, और आने वाले समय में आप देख सकते हैं आज जो पोल्यूशन जिस प्रकार से दिल्ली में है, यहाँ भी है। दिल्ली में चूंकि चर्चा ज़्यादा होती है, पोल्यूशन यहाँ कम नहीं है, यहाँ भी पूरा पोल्यूशन है। अलवर से मैं आता हूँ, मैंने अभी बताया था भिवाड़ी के, अलवर की भी यही हालत है। हम इस मामले को उठा रहे हैं, इसको लेके हम पूरा संगठन अभी इस पर क्या निर्णय लेता है, मैं समझता हूँ इसको लेके हमें हर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जाना चाहिए, और इसकी उपयोगिता हमारे जीवन के अंदर क्या है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, ये हम लोगों को समझनी पड़ेगी। मैं पत्थर का एक्सपोर्ट करने वाला व्यक्ति भी रहा हूँ। मैंने जब साउथ अफ्रीका से एक बार मेरा बायर आया, तो ऐसे ही चर्चा चली, तो उसने कहा कि ये सेम पत्थर मेरे यहाँ भी है, मेरी माइंस है। तो मैंने कहा फिर आप यहाँ से क्यों मंगवा रहे हो, आपका ही क्यों नहीं निकाल लेते? वो कह रहा है कि हम हमारे नेचुरल सोर्स क्यों ख़त्म करें जब हमें बाहर से मिल रहा है। ये तो हमारी पूंजी है, नेचुरल सोर्स हम खराब नहीं करेंगे। और जितने भी देश हैं जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो कभी इस प्रकार से नेचुरल सोर्स को ख़त्म नहीं करते। हम ख़त्म करने में लगे हुए हैं, हमें तो अपने मित्रों को बांटनी है माइंस,
अभी आप देख रहे हैं ना, सारे बीजेपी वालों को 2-2 4-4 माइंस कर देंगे। कईयों के तो अभी हो गई जो ऑक्शन लग रहे हैं। हाँ, 2-4 के तो मैं नाम बता दूंगा। ये जेडीए का रीजन बढ़ाने का भी आप लोगों को पता है व्हाट वाज द रीजन? जेडीए का जितना बड़ा ये रीजन बढ़ाया है, द बेसिक रीजन इज कि सरकार को ये मिल जाए कि किस तरह से हम अपने चहेतों को बांट सकें। क्योंकि आप देखो, म्युनिसिपैलिटीज के पास पैसा नहीं है, जेडीए के पास पैसा नहीं है फॉर डेवलपमेंट ऑफ जयपुर सिटीज, तो वो आसपास की पेरिफेरी का डेवलपमेंट कर देगा जेडीए के पास सिटी के डेवलपमेंट का तो पैसा है नहीं का। दी ओनली रीजन इज कि हमें जमीनें किस तरह से अपने लोगों को बांटनी है, ये बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप हमारे चौथे स्तंभ हो, आप लोगों को इस पर आप नहीं उठाओगे, अरावली वाला और जेडीए वाला, तो मैं सोचता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी मतलब नहीं है। आप लोग जोर शोर से उठाना चाहिए। वो पीएम के लिए ऐसी बातें नहीं कही। सरकार से एक तकिया कलाम या नारेबाजी है। हमारे खिलाफ भी बहुत जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाते हैं, पुतले भी फूंकते हैं। ये क्या बात होगी? बेवजह का इशू बना रही है इसको गवर्नमेंट। ये कोई ऐसा इशू नहीं है, वो एक सिंबॉलिक है। इस प्रकार के नारे लगते रहें, और लोगों के खिलाफ लगते रहें, हमारे खिलाफ भी लगते रहें, ये क्या बात होगी? ये तो सिर्फ हर चीज़ को इस प्रकार से जोड़ना। ये क्या क्या बोल रहे हैं राहुल जी के लिए? हेमंत विश्व शर्मा क्या बोल रहे हैं, जरा उस पर बताएंगे क्या? ये इनका एक सांसद ने लोकसभा के अंदर क्या बोला था, यहाँ एक विधायक ने क्या बोला था, उस पर तो कोई बात नहीं है। मंजू लता ने कोई बात कह दी, उसको लेके बोल रहे। तो मैं समझता हूँ इस पे जो भी बात है, हमारा संगठन का मामला है, संगठन इस पे तय करेगा। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है जैसा इशू इसको बीजेपी बना रही है। मैं कानून व्यवस्था के लिए एक आंकड़ा बताना चाहूँगा आपको सिर्फ, कि जो गंभीर अपराध हैं जो अगस्त 2023 से जुलाई 25 के बीच में हुए हैं, उसके 39,974 मामले दर्ज हुए हैं। 39,974, और उनमें सिर्फ जो सज़ा मिली है ना, वो 174 मामलों में मिली है। यानी सज़ा की दर जो है, सज़ा की दर 0.4%, आधा % भी नहीं है। ये हकीकत इस सरकार की। और आरएस अधिकारियों तक को मुकदमे दर्ज कराने के लिए धरने पे बैठना पड़ता है इस सरकार के खिलाफ। इसलिए मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। रोजाना राजस्थान के अंदर 4 मर्डर हो रहे हैं, 17 बलात्कार हो रहे हैं, उसकी चर्चा ही नहीं है। नहीं सहेगा राजस्थान। अब क्यों सह रहा है? अब कहाँ चले गए बोलने वाले? कोई नजर नहीं आते। हाँ, तो मैं तो खुद ही कह रहा हूँ आंकड़े कम हुए हैं, क्योंकि मुकदमे दर्ज ही नहीं करोगे तो अपने आप कम हो जाएंगे। इसको बिहार उत्तर प्रदेश बनाने पे तुले हुए हैं। एक हमारी सरकार थी, ये जरूरी किया गया था कि कोई भी व्यक्ति जाएगा वो अपनी एफआईआर दर्ज कराएगा, और महिला तो अपनी एफआईआर कहीं भी दर्ज करा सकती है। एसपी के पास चलेगी तो एसपी को भी दर्ज करनी पड़ेगी। अब ये मुकदमे ही दर्ज नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति रहेगी। अब सिफारिश करनी पड़ती है थानों में, भाई इसका मुकदमा दर्ज कर लो। तो मेरे को सीएम की चुनौती स्वीकार है। सीएम जगह बता दे, मैं वहीं आ जाऊंगा। जगह, समय, वार, जो सीएम साहब चाहे मुझे मंजूर है, मैं आ जाऊंगा। सीएम साहब तो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 2 साल में इतना काम कर दिया, हमने 5 साल में कर दिया। हाँ, कर दिया। हमने कोविड में भी ऑक्सीजन से मौत नहीं होने दी। इन्होंने 2 साल में चलती एम्बुलेंस में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों की मौत कराई। ये काम किया इन्होंने, हमसे बेटर किया है। ये हम नहीं कर पाए 5 साल में। 5 साल में हम ऐसा एक केस नहीं कर पाए, ये तो रोज कर रहे हैं। एक तकलीफ तो पीएम ने कर दी इनके लिए। इन्होंने कहा हम $350 बिलियन इकोनॉमी लेके जाएंगे, और डॉलर ही 10% बढ़ा दिया। तो कहाँ से ले जाएंगे? हाँ, डॉलर की भी तो बता दो। तो डॉलर इतना आगे पहुंच गया तो ये बेचारे वैसे ही विफल हो जाएंगे। अब डॉलर कहाँ रुकेगा, अब ये बताओ। 100 ये लोग कहते थे कि जो रुपए की कीमत गिरती है तो प्रधानमंत्री की गरिमा भी गिरती है। तो अब इन प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं गिर रही क्या? या गरिमा ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं करता?
यूरो और डॉलर एक रेट हो जाएगा। मोदी साहब, सवाल ये है कि कांग्रेस के, बीजेपी के और निर्दलीय विधायक अपने काम के उसमें रिश्वत मांगे, इससे आप क्या कहेंगे? ये कांग्रेस में संगत है। ये बहुत जो है, आपने अच्छी बात कही, ये बहुत गंभीर विषय है। मैंने जिस दिन ये जानकारी मुझे मिली कि एक अखबार के द्वारा स्टिंग किया गया, और ये एक ऐसी बात है कि जिस चर्चा कर रहे हैं कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। बाढ़ की जिम्मेदारी है खेत की रखवाली करने का, और अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगेगी तो बचेगा क्या? इस पे मैंने उस दिन भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा अध्यक्ष जी को इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी पार्टी ने हमारे विधायक को तुरंत नोटिस दे दिया है, और हम सख्त एक्शन लेंगे, हम सख्त एक्शन लेंगे। और इस पे सरकार के द्वारा ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में इस प्रकार का कोई विधायक या कोई जनप्रतिनिधि सोच नहीं सके। आज कुछ विधायकों की वजह से सब पे उंगली उठती है, सब पे उंगली उठती है। और मुख्यमंत्री जी को तो सभी जो सैंक्शन निकली हैं, एक बार सबकी जांच करवा लेनी चाहिए कि पता चल जाएगा कहां कहां दरी पट्टी बिछाई जा रही है। पूरी जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। हरियाणा में नया खत्म कर दें। देखो, देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूं डबल इंजन की सरकार कि डबल इंजन की सरकार, 4 गुना भ्रष्टाचार, 4 गुना भ्रष्टाचार। यही तो लोग बोलते थे कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। अब क्या हालत होगी है भ्रष्टाचार की। और एसीबी भी क्या करे, वो पकड़ के ले जाती है और ये अभियोजन स्वीकृति नहीं देते। अभी 2 केस आपने बताए, एक डॉक्टर मनीष अग्रवाल और दिव्या मित्तल, दोनों की जमानत हो गई क्योंकि अभियोजन स्वीकृति नहीं दी। और ऐसे ही और लोग भी जो पकड़े जा रहे हैं वो भी छूट के आ जाएंगे। सर, आप स्पीकर साहब को याद दिलाते रहेंगे कि अभी जो जेपी पटेल है वो भी पकड़े गए थे विधायक, उनके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। नहीं हुई है, ये करेंगे भी नहीं। आप तो मिलते रहते हैं नेता बच्चे। नहीं, मैं कोई नहीं मिलता। हाँ, ये मिलते रहते हैं। जो करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि उन लोगों ने अब तक क्या कार्रवाई की है, वो बताएं, वो जवाब दें। मजाक बना दिया राजस्थान को। धन्यवाद।